जैसे कि मैंने पहले भी 498 की वीडियो बनाए हैं जिसमें पत्नी के द्वारा पति उसके घर वालों के खिलाफ एफआईआर में नाम लिखवा देती है, लेकिन इस मामले में इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी को फटकार लगाई जाती है और उसके सामने ही जो पत्नी ने 498 की एफआईआर दर्ज करवाई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के चलते दोनों ही परिवार वाले रंजिशवश आपस में मुकदमेबाजी करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक भी देखा जाता है कि पत्नी के जो जेठ और ससुर होते हैं उनके खिलाफ भी रेप यानी 376 का आरोप लगा दिया जाता है। इसी आधार पर 498 का जो कानून है उसका जो मिसयूज किया जा रहा है उसी के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने जिस तरह से 498 का मिसयूज किया जा रहा है और 498 के कानून को रंजिशवश उपयोग में लिया जा रहा है, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणियां की जाती हैं और क्या जजमेंट दिया जाता है और क्या सवाल किए जाते हैं। जो वीडियो का जजमेंट है वह अंत में आपको मैं बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेरी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंत्र बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इस मामले में जो फैक्ट थे इसमें केवल जनरल एलिगेशन लगाए गए थे। पति पत्नी की शादी होती है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट के चलते पत्नी पति से अलग हो जाती है और पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A, 323, 504, 506 व 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा देती है और यह आरोप लगाया जाता है कि पति और उसके घर वाले दहेज की मांग करते हैं और मेरे को शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जो चार्जशीट है न्यायालय में पेश कर दी जाती है और पेश करने के बाद पति और उसके घर वाले वह उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए जाते हैं हाई कोर्ट में और एक रिट पिटीशन दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा इस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है और यह कहते हुए खारिज किया जाता है कि सारी डायरी को पढ़ने के बाद, सारी केस डायरी को अवलोकन करने के बाद इसमें प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता नजर आता है, महिला के साथ अपराध हुआ है। इस आधार पर पति और उसके घर वालों के द्वारा जो रिट पिटीशन दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सरकारी वकील होता है, जो महिला की तरफ से जो वकील होता है, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि संपूर्ण एफआईआर को पढ़ने के बाद, सारे 161 के बयानों को देखने के बाद यह लगता है कि महिला को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया गया है और प्रथम दृष्टया अपराध साबित हो रहा है और बाकी विषय ट्रायल में होगा। कहने का मतलब है कि जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा तो यह पता चलेगा कि क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन फिलहाल बयानों को देखते हुए यह लगता है कि महिला के साथ क्रूरता हुई है, उसके साथ अपराध किया गया है, यह सरकारी वकील के द्वारा बहस की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वह जनरल आरोप लगाए हैं, मतलब कि जो एलिगेशन लगाए हैं वह सामान्य तौर पर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई जजमेंट में भी यह कहा गया है कि जनरल एलिगेशन पर किसी भी आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, उसके लिए विशिष्ट आरोप होने जरूरी है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन होना जरूरी है। कैसे कैसे टॉर्चर किया गया, किस किस के द्वारा टॉर्चर किया गया और कब व कितनी तारीख को टॉर्चर किया गया, उसकी क्या दिनांक थी, उसकी क्या डेट थी, यह विशिष्ट आरोप होने चाहिए। केवल सामान्य आरोप लगा देने से कि दहेज के लिए परेशान किया तो इस आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा पूर्व के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उनका हवाला दिया जाता है और यह कहते हुए एफआईआर को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। अब आप ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट देते समय किन किन बातों का जिक्र किया जाता है और फाइनली क्या जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता
इन 2 खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा गंभीर बात कहते हुए यह कहा गया कि इस कानून का जो प्रावधान है वह महिलाओं को क्रूरता व दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि पर्सनल रंजिश निकालने के लिए इस कानून का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक शिकायत में आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह गाइडलाइन देश के सभी अदालतों को जारी की जाती है। आगे यह कहा जाता है कि इस प्रकार से जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमों की कठोरता के अधीन करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला उजागर होता है कि नहीं। जिले की जो न्यायालय है उनमें जो 498 के मामले हैं उनमें जांच करनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है कि नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी के द्वारा 498A व डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आरोपों से जुड़े मामलों में अक्सर कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक और सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी अदालतों को एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। एक बात और बता दूं कि पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका लगाई गई थी और तलाक याचिका का जो आदेश था वह पति के फेवर में कर दिया गया था और उसके बाद ही पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। कोर्ट के द्वारा पत्नी के लिए एक बात और कही जाती है कि दहेज की मांग और क्रूरता इसका कोई भी ठोस विवरण नहीं दिया गया है, यानी किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। परिवार के जो बाकी लोग थे वह अलग अलग रहते थे। पत्नी ने जो तथ्य किया है कि परिवार के लोग अलग अलग रहते हैं तो उसके वह केस को कमजोर करता है। कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में सास व ससुर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी उसे आगे नहीं चलाया जा सकता। पहले तो यह सास ससुर के लिए कहा कि दोनों अलग अलग रहते थे। 498A की एफआईआर में सास ससुर का नाम भी लिखवा दिया जाता था, लेकिन पत्नी यह साबित नहीं कर पाई कि सास व ससुर का इन्वॉल्वमेंट कैसे था, मतलब कि उन्होंने किस प्रकार से दहेज की मांग की, यह पत्नी साबित नहीं कर पाई। इसलिए सास व ससुर के खिलाफ 498A की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। अब पति के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कोई भी आरोप वह जो सामग्री थी वह स्पष्ट नहीं थी। इस कारण अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि पति के खिलाफ भी कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि अपराध के लिए प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह महत्वपूर्ण बात कही जाती है और अंत में कहा जाता है कि वर्तमान मामलों में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप योग्यता से रहित व स्पष्ट रूप से तुच्छ है। प्रथम दृष्टया मामला उजागर करने में विफल है। ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। इसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता होगी और फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। इस प्रकार की बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498A की एफआईआर दर्ज करवाई थी, उस एफआईआर चार्जशीट को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि क्वेश कर दिया जाता है। ये जो मामला है वह है पीबी भट्ट बनाम कर्नाटक राज्य, अपील नंबर है 1754/2024। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।